हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम आपका हमारी यूट्यूब क्लासेस एनालिसिस विद रेनू में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अपना पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। मतलब क्लास आज हमारी सेकंड रहने वाली है और भारत के संविधान के विकास के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन इंडिया हम क्या क्या पढ़ चुके थे? हम पढ़ चुके थे कि हमारे देश के अंदर कैसे हमारा संविधान क्या है बड़ा था, कैसे हमारे ऊपर प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के 12 लोगों ने क्या किया था, वहां की एलिजा बेग से क्या ली थी, परमिशन ली थी। एलिजा बेग मतलब वहां की जो महारानी थी उस टाइम में। तो उन्होंने क्या लिया था, 1599 में वहां से एक परमिशन लेकर हमारे यहाँ पर 100 व्यक्ति 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने के इरादे से हमारे देश में आए थे। उसके बाद 1608 में हमारे यहाँ पर कौन आ जाता है, हॉकिंस नाम का, वहां से एक राजदूत भेजा जाता है हमारे यहाँ के राजा जो कि जहांगीर थे उनसे परमिशन लेने के लिए, लेकिन वो अपने काम में क्या हो जाता है, एक तरह से सफल नहीं होता। तो इसी वजह से दूसरा राजदूत वहां के राजा जेम्स के द्वारा भेजा जाता है। दूसरा राजदूत आकर क्या करेगा, अब यहाँ पर 3-4 साल रहेगा और रहने के बाद यहाँ से क्या ले लेगा वो, यहाँ पर व्यापार करने की परमिशन लेगा। अब व्यापार करने की परमिशन उनको मिल चुकी थी, तो बंगाल के अंदर वो क्या बना देते हैं, मतलब एक तरह से वो अपना जगह को कवर करते हैं और विलियम फोर्ट को बनाने का काम करते हैं। और कोलकाता के अंदर क्या बनाते हैं, वो विलियम फोर्ट बनाते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर जो ये 100 आदमी आए थे, बहुत ज्यादा क्या होते जा रहे हैं, अब ये बहुत ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। यहाँ पर ये लोग हमारे वाले लोगों से क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टैक्स वसूली का काम कर रहे हैं। ऊपर से टैक्स के साथ साथ ये और भी ज्यादा जबरन क्या कर रहे हैं, वो जबरन यहाँ से ज्यादा पैसे वसूल कर रहे हैं, टैक्स वसूल कर रहे हैं। और कच्चा माल भी यहाँ से बहुत कम मात्रा में लेकर अपने देश जाते हैं और वहां पर कई गुना ज्यादा मुनाफे में क्या हो जाते हैं, ये अमीर बनते जा रहे हैं। तो ये चीजें क्या हो जाती हैं, यहाँ की महारानी विक्टोरिया को, जो कहाँ की है, इंग्लैंड की महारानी है, वो क्या कर, जो महारानी एलिजाबेथ है वो क्या है, इस चीज को भाप जाती है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यक्ति हैं इतने ज्यादा अमीर कैसे ये होते जा रहे हैं। तो इस चीज को भापते हुए, इस करप्शन को भापते हुए कि ये वहां पर क्या कर रहे हैं, लोगों का ज्यादा ही शोषण कर रहे हैं, तो इस चीज को भापते हुए वो इस कंपनी के ऊपर अधिनियम लेकर आती है। तो अब जो पहला हमारा वहां की महारानी एलिजाबेथ जो पहला यहाँ पर क्या भेजेगी, अधिनियम भेजेगी, तो 1773 का 1773 का क्या माना जाता है, ये हमारा अधिनियम मतलब एक्ट माना जाता है। तो ये सबसे पहला हमारा एक्ट था। और किसके लिए था ये मैंने आपको बता दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुशासन, मतलब उनके जो भी करप्शन था और उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए ये लेकर आया गया था। तो ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के व्यापार और भ्रष्टाचार व कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। देखो क्या है, ये भ्रष्टाचार की क्यों कर रहे थे, ये भ्रष्टाचार कर रहे थे यहाँ के लोगों के साथ, काफी ज्यादा कुप्रशासन, मतलब यहाँ के लोगों को ज्यादा परेशान करके, यहाँ परेशान करने के बाद ये क्या करते थे, ये ऐसे ऐसे टैक्स लगा देते थे जो गरीब लोगों को क्या हो जाता था, काफी ज्यादा एक तरह से लॉस होता था और अच्छी तरह से अपना जीवन यापन भी वो नहीं कर पाते थे। तो इसी चीज को देखते हुए ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा अमीर होती जा रही है, तो इसीलिए ये एक्ट लेकर आया गया है। अगर आपको क्या लगती है, क्लास अच्छी लगती है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप करोगे। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक तरह से क्या हो जाता है, मतलब ये जरूरी हो जाता है। क्योंकि देखो कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज इस संसार के अंदर फ्री नहीं होती है, ठीक है, किसी ना किसी का कभी ना कभी तो कोई भी चीज हमें उतारनी पड़ती है। अगर आपको कोई भी चीज फ्री मिल रही है तो आप इस चीज को ये मत सोचो कि हमें बहुत सारा डाटा क्या मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। आपको क्या करना है, बस एक लाइक करना है, शेयर करना है और इसको सब्सक्राइब करना है चैनल को। तो आपको अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ, टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो आपने देखा कि भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट ये लेकर आया गया था, जो भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का पहला चरण था। मतलब
विकास, जो हमारे संविधान का विकास हुआ यहीं से क्या हो जाता है, ये स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का विकास कहाँ से क्या है, ये शुरू हुआ था। तो हमारा क्या हो जाता है, 1773 के एक्ट से क्या हो जाता है, ये शुरू हो जाता है। तत्काल ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ द्वारा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, ये आप क्या करोगे, नोट करोगे, के द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर इस एक्ट को पारित किया गया था। मतलब इन्होंने क्या बनाई थी, एक सीक्रेट कमेटी बनाई थी और इसके द्वारा ही, सीक्रेट कमेटी के द्वारा ही क्या किया गया था, ये सारी चीजें की गई थी कि वहां पर क्या जाएंगे, कुछ लोग जाएंगे और वहां पर अलग अलग प्रकार से क्या करेंगे, वो काम करेंगे, कुछ कंट्रोल करने का काम करेंगे, कुछ प्रशासन करने का काम करेंगे। ये सारी चीजें क्या की गई थी, ये की गई थी। तो ये किसके द्वारा गठित की गई थी, ये जो सीक्रेट कमेटी थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुप्त समिति 1773 में किसके द्वारा बनाई गई थी, लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा ये बनाई गई थी। नेक्स्ट है, अब इन्होंने काम क्या क्या किए हैं, तो उस चीजों के बारे में हम देख लेते हैं। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर, देखो बंगाल के अंदर क्या बनाया था इन्होंने, गवर्नर बनाया था, क्योंकि बंगाल इन्होंने क्या किया था, प्लासी के युद्ध में 1757 में और बक्सर के युद्ध में 1764 में इन्होंने क्या कर लिया था, बंगाल को पूरा का पूरा हड़प लिया था। मतलब एक तरह से बंगाल के ऊपर इन्होंने शासन स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद बंगाल और मद्रास और मुंबई के अंदर ये क्या बना देते हैं, गवर्नर बना देते हैं। लेकिन बंगाल के गवर्नर का नाम ही उनको एक तरह से बोला जाता है कि बंगाल के अंदर इन्होंने क्या बनाया है, गवर्नर बनाया है। तो क्या करेंगे, अब यह अधिनियम जो आया है, तो ये इन गवर्नर को, मतलब जो बंगाल के गवर्नर की पोस्ट है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे, इनहेंस करने का काम करेंगे। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल, मद्रास और मुंबई का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था, बंगाल वाले को, जो बंगाल का गवर्नर था उसको मद्रास और मुंबई का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। पहले खाली गवर्नर था, अब गवर्नर जनरल बन गया था। और पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वोरिंग हेस्टिंग थे। क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया और ये कब बनाया गया, 1773 में ये बनाया गया था। अब इनकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया था कि ये इन लोगों की क्या कर सकेंगे, हेल्प ले सकेंगे। कौन, मतलब ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, 4 लोगों की औरों की क्या लेगा, ये हेल्प लेगा। साथ में मद्रास और मुंबई का तो गवर्नर है ही, और 4 अलग से क्या बनाए इन्होंने, संसदीय कार्यकारी परिषद का भी इन्होंने क्या किया है, गठन किया है। तो ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में पूछा गया है कि जो 1773 में जो भी परिषद बनी थी, तो उसके अंदर कितने व्यक्ति थे, तो याद रखना, उसकी हेल्प के लिए, गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए 4 सदस्यों का एक परिषद बढ़ाई गई थी, जो 4 सदस्य थे। अधिनियम के द्वारा कोलकाता में, ये जो अधिनियम हुआ था कोलकाता के अंदर 1774 में, एक उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का भी गठन किया गया था। मतलब एक उच्च न्यायालय भी यहाँ पर बनाया गया था इनके काम को देखने के लिए। मतलब ये काम कोई ऐसा गलत तो नहीं कर रहे हैं, तो इनको कोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ये चीज किसने किसने भापी थी, ये वहां की महारानी ने भापने का काम किया था। मतलब महारानी एलिजाबेथ ने ये चीज भापी थी और फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बनाया। और कहाँ बनाया था, तो पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ था, कोलकाता के अंदर था। और कब बनाया गया, 1774 में बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। मतलब इसमें भी 4 पर्सन थे और 4 ही हमारे कार्यकारी, इसके अंदर क्या थे, हमारे कार्यकारी परिषद के अंदर थे। और इसके अंदर भी 4 थे, लेकिन एक इसके अंदर क्या था, मेन था। क्या था इसके अंदर, एक मेन मतलब क्या है, मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। जो मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम सर एलिजा एमपी था। ये क्या करना, आपको याद रखना है, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर एलिजा एमपी। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों को उपहार, रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था। मतलब क्या है, देखो इसी मोटिव के लिए तो क्या है, ये कंपनी आई थी यहाँ पे कि भारत के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, ये निजी व्यापार कर रहे हैं। मतलब निजी का मतलब क्या है, ये पर्सनली भी उनसे क्या ले रहे हैं, ये सामान ले रहे हैं, जो कई गुना के रूप में क्या है, ये देखने का काम करे। मतलब कई गुना मुनाफा इनको होता है। और भारतीय लोगों के उपहार, भारतीय लोगों से क्या लेते हैं, ये उपहार, रिश्वत लेना इन्होंने क्या कर दिया था, प्रतिबंध कर दिया था। देखिए पहले लेते थे, इसीलिए अब इन्होंने बंद कर दिया था, क्योंकि ये कोर्ट भी बना दिया था देखने के लिए। ये
इन्होंने क्या बनाई है, 4 सदस्य की एक कमेटी भी बनाई है। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का क्या रहेगा, अब इन्होंने क्या बनाया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो जाए। मतलब इन्होंने एक अलग से कमेटी बना दी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी, जो क्या करेगी, जो यहाँ पर कंपनी के लोगों के ऊपर नियंत्रण रखेगी, जो ये यहाँ के लोगों का क्या देखेगी, यहाँ पर जो ये लोग आए हुए हैं BIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं, इनके काम को देखने का, इनके ऊपर क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें ये देखने का काम करेगी। भारतीय राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना कंपनी के लिए क्या हो गया था, आवश्यक हो गया था। अब देखो इतना सारा कंट्रोल इनके ऊपर हो गया, तो ये क्या करेंगे, ये अपने आप ही क्या करेंगे, कंपनी ब्रिटिश सरकार को अपनी सारी कंपनी का लेखा जोखा देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इसी चीज के लिए ब्रिटिश सरकार ने ये हमारा रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था। रेगुलेटिंग एक्ट ने एक ईमानदार शासन का आधारभूत सिद्धांत क्या किया, ये निश्चित किया था। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये पहला का हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छे से क्या करना है, आपको ये पढ़ना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पीस इंडिया एक्ट। तो इसके अंदर क्या हुआ, देखो एक आदमी था, तो उसी ने अपने नाम से क्या बना दिया था, ये पिट्स उसका नाम था, इंडिया एक्ट। तो इसी वजह से वो ब्रिटेन के अंदर काम कर रहा था, तो ब्रिटेन में वो ब्रिटिश सरकार का ही व्यक्ति था, तो उन्होंने अपने नाम से ही ये पीस इंडिया एक्ट बनाने का काम किया था। 1784 में आया था ये, कब आया था ये, 1784 में। पीस इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता, मतलब ये इसके अंदर जो भी हमारे रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो भी कमियां रह गई थी उसको सेट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। तत्काल प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट, देखो अब पहले कौन थे दूसरे थे हमारे विलियम पिट, अब हमारे 1784 में आ गए। मतलब क्या है, प्रधानमंत्री यहाँ पर क्या हो रहे हैं, ये चेंज हो रहे हैं, जिसके बारे में आपको मैं बाद में भी बताने वाली हूँ। इस एक्ट को पुनः स्थापित किया, इसके नाम और उनके नाम पर ही इस एक्ट का नाम रखा गया था। ठीक है, विलियम पिट, क्या है ये, विलियम पिट थे, वे प्रधानमंत्री थे, उनके नाम से ही पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के ऊपर अपने प्रभाव को और मजबूत करने के उद्देश्य से ये एक्ट पारित किया था। मतलब जो भी हमारे रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो भी कमी पेशी रह गई थी, तो उसको ये पूरा करने वाला है। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन कार्य का पृथकीकरण कर दिया गया था। अब ये क्या करने आया है कि कंपनी जो प्रशासन का कार्य कर रही है ना, मतलब अब जो राज कर रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे 1784 आ गया, अब ये धीरे धीरे मतलब दक्षिण की तरफ भी बढ़ना क्या हो गया, ये शुरू हो गया है। तो ये क्या करेंगे, ये प्रशासन मतलब शासन की व्यवस्था भी संभाल रहे हैं, साथ में ये क्या करे, व्यापार भी कर रहे हैं। तो ये क्या कहेंगे कि प्रशासन की जो प्रशासनिक कार्य का काम को क्या करो, तुम अलग करो, और जो भी हमारा क्या है, ये राजनीतिक मामला है इसको अलग करो, व्यापारिक मामला है उसको अलग करो। तो इसके लिए भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। अर्थात कंपनी के वाणिज्य जो भी पैसे से संबंधित है, वह राजनीतिक कार्य में भेद किया गया था। ठीक है, तो ये बात क्या है हमारी इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात आपको क्या करनी है, अपने नोट्स में लिख लेनी है। अब ईस्ट इंडिया एक्ट के विवाद को ही लेकर लॉर्ड नॉर्थ वेफॉक्स ने मिलजुल कर सरकार को त्याग पत्र दे दिया था। मतलब ये जो ये लोग थे वहां पर, ये क्या कर रहे थे, लॉर्ड नॉर्थ जो इससे पहले वाले जो क्या है यहाँ के प्रधानमंत्री है, इन्होंने क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। ये पिट्स फिर बाद में बना था और अपने नाम से ही क्या लेके आया था, ये एक्ट लेकर आया था। ठीक है, और फ्रांस ने मिली जुली सरकार को क्या है, ये त्याग पत्र दे दिया था। मतलब इनको ये चीजें पसंद नहीं आई थी कि वहां के वाणिज्य और राजनीतिक काम को क्या किया जाए, इसको अलग अलग किया जाए। तो ईस्ट इंडिया एक्ट हमारा क्या आया था, इसलिए आया था। थोड़ा सा और हमारा क्या है देखो, अब है और भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें अब मैं आपको बताने वाली हूँ ईस्ट इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब वो जो लेके आया था, इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी जो भी हमारी क्या है कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी, को कंपनी के व्यापारिक मामलों का अधिक्षण सुपरविजन की अनुमति दे दी गई। लेकिन मतलब क्या है देखो, व्यापार का मामला दे दिया गया इसको, किसको, हमारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी को। पहले क्या करती थी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल का काम करेगी कि वो क्या कहीं से क्या करे, कोई घपला ना करेगा, यहाँ के लोगों से क्या ले, ये सही मात्रा में टैक्स ले। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हटाकर
अब इसको व्यापारिक मामले का एक तरह से अनुमति दे दी इसको। इसको क्या बोला कि तुम क्या करोगे, व्यापार का काम संभालने का काम करोगे, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड की क्या की इन्होंने स्थापना की थी। और मतलब क्या है, देखो राजनीतिक मामला जो भी शासन करेगा वो क्या करेगा, एक अलग से इन्होंने क्या बना दिया, प्रेस्ट इंडिया एक्ट ने अलग से बोर्ड बना दिया, मतलब अलग से कमेटी बना दी जो क्या करेगी, अब प्रशासन करने का काम करेगी, उस पर नियंत्रण करेगी। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति दे दी गई। ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार, राजस्व गतिविधियों को अधिशक्त तथा नियंत्रण करे। ये चीजें क्या है आपको समझ में आ गई होगी। मतलब इन्होंने क्या किया, दो पहले तो एक डायरेक्टरी थी हमारी जो सारे काम को संभालेगी, उनके राजस्व को भी संभालेगी, वो राजनीतिक हिसाब से भी सही काम करे। तो ये हमारी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद जो प्रेसिडेंट इंडिया एक्ट आया है 84 में, 1784 में, ये दो रूप से क्या करेगा, काम करेगा। डायरेक्टरी क्या करेगी, व्यापारिक मामले को संभालेगी, और कंट्रोल का क्या काम होगा, राजनीतिक मामलों को संभालने का काम होगा। इसके माध्यम से द्वैध शासन, दोहरा शासन शुरू हो गया था। देखो दोहरा तो अपने आप क्या है, ये दिख रहा है। जो 1858 तक क्या है ये विद्यमान रहा, जो मतलब क्या है, फिर क्रांति होने के बाद क्या हो जाता है, ये चीजें इनकी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इस कंपनी के द्वारा दूसरी संसदीय बोर्ड के द्वारा क्या है ये किया गया था। इस अधिनियम के दो कारणों से महत्वपूर्ण रहा। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र कहा गया था। मतलब कंपनी ने जो भी अपने अधीन कर लिए थे जितने भी क्षेत्र, मतलब क्या है, पूरा का पूरा उड़ीसा, बंगाल, बिहार, और 1784 का टाइम है, तो इस टाइम तो ये दक्षिण भारत में भी क्या है ये घूमने लग गए थे। ठीक है, दक्षिण भारत में भी कई सारे क्षेत्र इन्होंने क्या किए थे, हड़प लिए थे। जो कंपनी ने हड़पे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, ब्रिटिश के कहलाएंगे। वो सिर्फ BIC के ना कहला के क्या कहलाएंगे, वो ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र कहलाएंगे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और उनके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण क्या है ये प्रदान किया गया था। मतलब अब क्या है, ब्रिटिश सरकार क्या कह रही है, भारत में जो भी कंपनी है, BIC है, उसके सारे प्रकार के कार्यों को क्या करे, मतलब पूर्ण रूप से क्या है, इसके दो कंट्रोल बना के उसको पूरा का पूरा मतलब क्या है, उसके काम को देखा गया था। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। अब इसके बाद 1793 में एक हमारा चार्टर एक्ट आएगा 1793 में। ये तो इसको भी क्या है हम पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापार अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। देखो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो 100 लोग आए थे वो वहां की एलिजाबेथ से क्या लेके आए थे, वहां की ब्रिटेन की महारानी से 15 साल की परमिशन लेके आए थे। तो वो क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे 15 साल इनके। ठीक है, तो अब क्या करेंगे ये, अब 20 साल और क्या है इनके उस चार्टर एक्ट को बढ़ा दिया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा पेपर में कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा इनके 20 और 15 वर्षों को बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया था। ये हमारा है 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि हो गई थी। जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसकी शक्तियां और भी ज्यादा क्या हो गई है, ये बढ़ गई थी, जिससे वह बहुमत की उपेक्षा करते हुए स्वयं भी कोई निर्णय ले सकता है। मतलब कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है तो उसको क्या था, वो पहले क्या पूछेगा, वो मद्रास वाले से पूछेगा है, और मुंबई वाले जो भी गवर्नर है उनसे पूछेगा, उनसे मीटिंग करेगा, और जी मतलब और जो भी कार्यकारी परिषद है उनसे भी क्या लेगा, वो परमिशन लेगा, जिसके अंदर हमने क्या पढ़े थे, 4 व्यक्ति पढ़े थे। लेकिन अब क्या है, अब उसकी अगर कोई इमरजेंसी ऐसी आ गई है तो वो स्वयं भी उस काम पर क्या ले सकता है, अपना खुद का निर्णय वो ले सकता है, और जो भी और है वो उसको बोल भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये परमिशन क्या है, ये 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा दे दी गई थी। इस एक्ट के द्वारा नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई थी, जो 1919 तक क्या है ये जारी रहा। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या लगाना, आपको IMP लगाना है इस पे। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट में क्या रहेगा, ये हमारा रहेगा, इस एक्ट के द्वारा नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था हमारा, जो राजनीतिक मामलों को देख रहा था, उनके सदस्यों को जो भी मतलब क्या कर रहे हैं, जो काम करेंगे
भारतीय राजस्व से ही क्या जाएगा, पैसा जाने वाला है। नियंत्रण बोर्ड एक तो यहाँ पे बनाया इन्होंने, एक इनका ब्रिटेन के अंदर बना हुआ है, तो वहां ही यहीं से जो ये काम कर रहे हैं ना, ये किसके लिए काम कर रहे हैं, ये अपने बीआईसी के ऊपर कंट्रोल ही तो कर रहे हैं, राजनीतिक मामलों को देख रहे हैं, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देख रहा है, ये एक तरह से यहाँ के राजनीतिक मामलों को देखने का काम कर रहा है ये इस, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, यहीं से भारतीय राजस्व से ही, यहाँ के टैक्स से ही क्या देंगे, इनकी सैलरी देने का यहाँ से काम हुआ था। ये 1919 में जाके खत्म हुआ था, उससे पहले तक ये क्या था, एज इट इज चलता रहा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट और ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है, ये क्या करना आपको काफी अच्छे से याद रखना है। बात कर लेते हैं अब 1813 की के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था। इस एक्ट के द्वारा कंपनी में भारतीय व्यापार के अधिकार, जो भी भारत के अंदर व्यापार हो रहा है, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। हमने पहले पढ़ा था कि पूर्वी देशों के अंदर, पृथ्वी के पूर्वी देशों के अंदर बीआईसी ही क्या कर सकती थी, व्यापार कर सकती थी, लेकिन इसके अधिकार को, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। यद्यपि इसके चीन का एकाधिकार तथा चाय का एकाधिकार क्या रहा, ये एज इट इज रहा था। ठीक है, तो ये चीज क्या रखनी है आपको, चीन के साथ जो भी व्यापार होता था, यहाँ से रेशम वगैरह का भी क्या होता था, व्यापार होता था, और एक चाय का व्यापार क्या हो गया था, बीआईसी करेगी। और क्या है, और कोई भी कंपनी, मतलब और भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, नहीं सॉरी, ब्रिटेन की महारानी क्या कर रही है, और भी कंपनियों को यहाँ पर भेजने वाली है, इसीलिए यहाँ के बीआईसी का एक अधिकार इन्होंने क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। प्रथम अंग्रेज की भारत पर संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई थी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये इम्पोर्टेंट था। इस एक्ट के द्वारा ईसाई धर्म प्रचारक को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दे दी गई थी। ये देखो, अब इनके माइंड के अंदर क्या आ गया है, मतलब हमारे प्रशासन भी कर रहे हैं हमारे ऊपर ये, और साथ में क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर प्रशासन के साथ साथ यहाँ से बहुत सारा व्यापार कर रहे हैं, यहाँ से वैसे भी हमारे यहाँ से बहुत सारा टैक्स लेके जा रहे हैं। साथ में देखो क्या करेंगे, ये फ्यूचर तक ये काम करते रहे, कई सालों तक काम करते रहे, तो इसके लिए धर्म प्रचार कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ये धर्म प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनका फ्यूचर प्लानिंग है कि ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए अब भारत के अंदर इनको स्वतंत्रता दे दी गई थी। और यहाँ के हमारे देश के अंदर तब मुसलमान थे, और साथ में हमारे हिंदू थे, ईसाई थे, ईसाई नहीं थे, ये क्या थे, हमारे जैसे बौद्ध और जैन धर्म थे। तो ये क्या करेंगे, ये क्या अब क्या कर रहे हैं, इनको ईसाई धर्म में क्या करेंगे, ये परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देश दिए गए थे कि वे भारतीय शिक्षा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए क्या करे, ये खर्च करे। अब इनको देखो, इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी इनको, इस चीज की जरूरत इनको अपने लिए ही पड़ी। मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये भारतीयों से थोड़ा बहुत नीचे वाला काम कराएंगे, जैसे छोटे मोटे क्या लगा लिए इन्होंने, क्लर्क लगा लिए। तो ये क्या कर रहे हैं, ये भारतीयों को बोल रहे हैं कि ये तो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में क्या होता था, इनका ऑफिशियल वर्क होता था। तो ये चार्टर एक्ट लेके आते हैं 1813 वाला। कौन सा, 1813 वाला। तो उसमें क्या करेंगे, मतलब अभी तो बोला है सिर्फ वहां पर कि क्या करो, 1 लाख रुपए खर्च करो सालाना, और इनको थोड़ा बहुत ऐसा कर दो कि ये थोड़ी सी तुम्हारा काम चला सके। इनके लिए इनको नहीं पढ़ाना है, हमें अपने लिए इनको क्या करना है, थोड़ा सा पढ़ाना है। तो वही उसी चीज को देखते हुए इन्होंने क्या किया था, ये काम किया था। अब बात आ जाती है, अब तो देखो अभी क्या है, ये धरातल पर नहीं आएगा, मतलब एप्लीमेंट ये अभी नहीं होगा। अभी तो क्या हुआ है, सिर्फ ये कागजों में बोला गया है, क्या है, ये कागजों के अंदर बोला गया है, लेकिन ये हमारा खर्च किए जाएंगे 1 लाख रुपए प्रति वर्ष। तो 1813 में आया ये, आगे जाके क्या होगा, इसके ऊपर काम होगा। बात आ जाती है, अब देखो 20-20 साल का कर दिया था ना हमारा चार्टर एक्ट की, हर साल मतलब 20 साल बाद एक बढ़ेगा। 1813 के बाद 1833 में हमारा क्या आ जाता है, ये चार्टर एक्ट आता है। ब्रिटिश सरकार के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम होता है, मतलब केंद्रीकरण कर दिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसमें देखते हैं हम क्या क्या इन्होंने क्या है, ये नई बात बोली है। तो इस एक्ट की में कंपनी के अगले 20 वर्षों के लिए नया जीवन दान तथा उसे एक ट्रीटी के रूप में प्रतिष्ठित किया था। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, मतलब कंपनी का जो एकाधिकार है वो क्या हो गया था, हमारा
समाप्त हो गया। यह केवल उसके राजनीतिक प्रशासनिक संस्था बना दी गई थी। मतलब अब क्या है, इनके द्वारा कंपनी के व्यापार, कंपनी का जो भी व्यापार और एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, और राजनीतिक प्रशासनिक संस्था क्या है, ये बना दी गई थी। ठीक है, इससे बंगाल के गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब क्या करेंगे, ये भारत का गवर्नर जनरल उसको बना देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, कब बनाया गया, 1833 में बनाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्ति क्या है, निहित थी। मतलब सारे के सारे जितने भी नागरिक है, जितने भी, मतलब इनके अंदर जितने भी इन्होंने के एरिया घेरा था, एरिया के ऊपर जितने भी हड़पा था इन्होंने, तो वहां के सभी नागरिक और सैन्य शक्ति इसके अंदर क्या थी, एक तरह से इन्होंने इसके अंदर मिलाई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये बात क्या करनी है, आपको याद रखनी है। बेंटिक भारत के क्या बने, ये गवर्नर जनरल बने थे। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया था। भारत के प्रशासन का क्या कर दिया, इसमें केंद्रीकरण कर दिया था। इसने मद्रास और मुंबई के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्तियों से क्या किया था, इसको बांधने का वंचित कर दिया था। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका तथा असीमित अधिकार क्या है, ये दे दिए गए थे। इसको रख दे, मैं अपने आप रख दे इसको। तो भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत के विधायिका, मतलब पूरे भारत की जो भी कानून होंगे, जो भी कुछ काम होगा, तो सारे अधिकार क्या है, भारत के गवर्नर जनरल को, विलियम बेंटिक को दे दिए गए थे। 1833 के चार्टर एक्ट पूर्वी निर्मित विधि कानून, विधि क्या होते हैं, हमारी कानून होते हैं, नियमन कानून कहा गया है, जबकि इस अधिनियम के द्वारा किए गए कानूनों को एक्ट तथा अधिनियम कहा गया है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा इसको भी हम पढ़ लेते हैं। विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद को विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को भी शामिल किया गया था। देखो अब क्या है, गवर्नर जनरल की परिषद में क्या है, ये गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में अब ये क्या कर रहे हैं, मतलब 3 लोग हैं इनके विधि सदस्य के अंदर। अब क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक और सदस्य को शामिल कर लिया था इसमें। ठीक है, तो उसे केवल परिषद की बैठक में भाग लेने का अधिकार था, मतदान का नहीं। और ये किसको दिया है, ये भारतीय को दिया है। ये सिर्फ क्या करेगा, इसकी ये सिर्फ बैठेगा और इसकी कोई भी परमिशन मान्य नहीं होगी। ये कोई भी बात अगर बोलेगा तो इसकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया था। लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में, विधि के सदस्य के रूप में क्या किया था, गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया था लॉर्ड मैकाले। अभी तो क्या है, ये अंग्रेज आगे जाके क्या आ जाएगा, फिर भारतीयों को भी क्या किया जाएगा, इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, ऐसी विधियों की संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल के सहयोग गठित करने का अधिकार दिया गया था। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्य प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। मतलब देखो क्या है, ये इंपॉर्टेंट हमारा 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता, मतलब अब ये क्या बना दिया, अध्यक्ष बना दिया, हमारा क्या बना दिया, ये अध्यक्ष बना दिया। और 4 सदस्य कि एक मतलब आयोग बनाया इन्होंने, एक कमेटी बनाई है जो क्या करेगी, अब इसके ऊपर काम करेगी। किसके ऊपर, जो ये इन्होंने क्या किया था पिछले 1813 में 1 साल का पैसा इन्होंने क्या किया था, खर्च करने के लिए भी बोला था, और भी क्या करेंगे यहाँ पर सिविल सेवा के लिए और भी चीजों को क्या करेंगे हमारे देश के अंदर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो उन सभी चीजों को करने के लिए क्या है, ये लॉर्ड मैकाले को बोला जाता है। ऐसे हमारे देश के अंदर इंग्लिश शिक्षा के लिए भी अगर बोला जाता है तो लॉर्ड मैकाले को ही बोला जाता है। तो 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्य का प्रथम एक प्रथम विधि को बोला जाता है। पहली बार ऐसा आयोग का क्या हुआ है, देश के अंदर गठन हुआ है, जो क्या करेगा, शिक्षा का और थोड़ा सा मतलब भारतीय लोगों के बारे में थोड़ा सा सोचेगा। तो इसीलिए ये थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस चार्टर एक्ट में 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू कर दिया था, प्रयास किया गया था। तो ये क्या है, हमारी
इंपॉर्टेंट पार्ट है 1833 में सिविल सेवा, जो भी हमारे आईएएस अधिकारी होते हैं, पहले ये हमारा इंग्लैंड के अंदर क्या होता था, पेपर होता था। ठीक है, तो अब क्या किया गया है उसको, पहले अंग्रेज ही क्या करते थे, इस पेपर को दे सकते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, ये खुली प्रतियोगिता है कि जिसके अंदर जैसी क्वालिटी है वो क्या करे, इसके अंदर पेपर को दे और वो क्या हो, इसमें चयनित हुआ। ऐसे हमारे यहाँ से सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर जाके क्या हुए थे, यहाँ पर चयनित हुए थे, और 1 साल में क्या निकाला था उन्होंने, ये पेपर पास किया था। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण यह लागू नहीं हो पाया, मतलब इस टाइम ये लागू नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ ये आगे जाके क्या होगा, ये लागू होगा और हमारे देश में क्या करेंगे, ये पेपर लिया करेंगे आगे। इस एक्ट के तहत भारत में 1843 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। देखो दास प्रथा क्या थी, दास प्रथा ये थी कि कोई भी अगर बहुत ज्यादा अमीर होता था, तो कोई गरीब व्यक्ति है, अगर उसने क्या ले लिया, अमीर की हेल्प लिया है, अगर उसके पास देने के लिए कोई भी बहुमूल्य वस्तु नहीं है या पैसे नहीं है, तो क्या करेगा, उसका काम करेगा फ्री में। तो ये क्या थी, हमारी दास प्रथा थी, और कभी तक भी क्या है, ये करा सकता था। जो अमीर आदमी है वो गरीब इंसान से, गरीब व्यक्ति से क्या है, कितने भी दिन वो बिना खाना पीना दिए भी क्या है, ये दास प्रथा ऐसी चलती थी। तो ये 1843 में हमारी प्रतिबंध बंद करा दी गई थी, मतलब बंद कराई गई थी 1843 में। भारत में ब्रिटिश सरकार के दौरान संविधान के निर्माण में प्रथम संकेत इस एक्ट से मिला था। क्या है, संविधान के निर्माण का क्या है, ये प्रथम संकेत इस एक्ट से मिला था। तो आज की क्या थी, हमारी ये क्लास थी। 1833 तक हमने क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है। अब इसके बाद 1833 के 1853 आएगा, तो एक एक्ट और क्या है हमारा आएगा 1853 वाला। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे देश के अंदर 1853 के बाद हमारे देश के अंदर क्या हो जाएगी, क्रांति हो जाएगी। 1800 क्या है ये 58 की क्रांति, तो 1853 में आएगा। उसके बाद थोड़ा सा ही क्या है वो काम कर पाएंगे, थोड़ा सा ही हम क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में क्या करेंगे, हाँ 2 क्लासें और हमारी भारत के संवैधानिक विकास से लगने वाली है, उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के कॉन्सेप्ट क्या लगे, कैसे है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और इन चीजों को क्या करोगे, आप छोटे छोटे नोट्स बनाकर अपना तैयार करोगे। ठीक है, तो आज तक हमने क्या पढ़ा है, 1833 तक हमने सारे के सारे चार्टर एक्टों को पढ़ा है। ये चीजें क्या लगती हैं बच्चों को, बहुत ज्यादा टफ लगती हैं, तो इनके ऊपर फोकस करना क्या होता है, जरूरी होता है। तो इनके नोट्स जरूर बना लेना आप। कोई भी बुक है तो बुक सारी अच्छी होती है, बुकों के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमें समझने पड़ते हैं, फिर आप किसी भी बुक से क्या करो, स्टडी करो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ ज्यादा एनर्जी के साथ, और ज्यादा एनर्जी के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्टों के साथ, और पेपर में 1 नंबर पक्का करने के साथ साथ। ठीक है, तो ओके, बाय, गुड बाय, राम राम।